चलो आपका टेस्ट लेता हूं। भारत का पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? यानी कि भारत का राज्य सचिव, जिसको भारत सचिव भी बोलते थे। भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? बताओ। कंपनी के शासनकाल में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों को कौन इलेक्ट करता था? कार्यकारी परिषद के सदस्य होते थे ना गवर्नर जनरल के, उनको कौन इलेक्ट करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य होते थे? बताओ इन सब सवालों के जवाब। चलो कोई बात नहीं, आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आता तो मैं इस वीडियो के अंत तक आपको बता दूंगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला में। आज का अपना टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसके दूसरे नाम भी हैं। इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 भी बोला जा सकता है। हिंदी में बोलें तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ा था 1892 का काउंसिल एक्ट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके नाम की। इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों बोला जाता है? इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों बोला जाता है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों बोला जाता है। क्योंकि ये जब रिफॉर्म लाया गया था 1909 में, तब भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? जॉन मोर्ले। और भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। इसीलिए इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। और दूसरा नाम इसका क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, इस जो ये अधिनियम है इसको अपन 5 पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले पॉइंट से। देखिए, 15 सदस्यीय भारतीय परिषद में पहली बार दो भारतीयों, कौन थे दो भारतीय? सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं कृष्णा जी गुप्ता को शामिल किया। सबसे पहली बात आती है ये 15 सदस्यीय भारतीय परिषद क्या थी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भारत में कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश क्राउन का शासन लाया गया तो भारत के लिए एक नया पद बनाया गया। उसको बोला जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो इंग्लैंड में अपने 15 सदस्यों जो उसकी सहायता करते थे, इन 15 सदस्यों को भारतीय परिषद बोला जाता था, वहां बैठकर सारा कामकाज करवाता था। किसके द्वारा? वाइसरॉय के द्वारा। ठीक है, तो पहली बार यह हुआ कि इन 15 सदस्यों में 2 भारतीयों को जोड़ा गया। कब? 1909 के मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। ये दोनों कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं कृष्णा जी गुप्ता। इससे सीधा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव रूप में। ठीक है, दूसरी लाइन पढ़ते हैं। इसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में कौन ये की है? इसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को मनोनीत करने का अधिकार दिया। अब देखो, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, ये कार्यकारी परिषद कौन थी? ये कंपनी के शासनकाल से चली आ रही थी। ठीक है, ये कब से चली आ रही थी? कंपनी के शासनकाल से चली आ रही थी। और इसमें अलग अलग मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, और वो मेंबर कौन? पहले 4 होते थे, आपको पता है। 1773 में कितने होते? 4। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में कितने कर दिए? 3। फिर 1833 के एक्ट में कितने कर दिए? वापस 4। और जब भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू हुआ तो 5। और उसके बाद एक और छठा सदस्य जोड़ा गया था। ठीक है, उसको पब्लिक वर्क्स के रूप में, यानी लोक निर्माण विभाग के रूप में छठा सदस्य जोड़ा गया था। इसको क्या बोलते थे? कार्यकारी परिषद। इस कार्यकारी परिषद में अभी तक कोई भी भारतीय नहीं लाया गया था, लेकिन कब? 1909 में पहली बार गवर्नर जनरल को अधिकार दिया कि इस कार्यकारी परिषद में एक भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार आपको दिया जाता है। और इस अधिकार के तहत पहले भारतीय जो कार्यकारी परिषद में शामिल हुए कौन थे? इस प्रकार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। और इनको विभाग कौन सा दिया? विधि। इनको कौन सा विभाग दिया? विधि। यहाँ कौन कौन से विभाग थे? गृह था, विधि था, सैन्य था, वित्त था, राजस्व था और लोक निर्माण था। ठीक है,
ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अभी देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब ये केंद्रीय और प्रांतीय परिषद क्या थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, जो सेंटर में अलग होती थी और अपने अपने स्टेट की, या उस टाइम उनको प्रोविंस बोला जाता था, उनकी अलग होती थी। ठीक है। और इसमें सदस्यों की, इस अधिनियम में क्या गया, इन सेंट्रल और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी या केंद्रीय या प्रांतीय परिषदें थी, विधान परिषदें, उसमें सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या 16 से 60 कर दी गई, जबकि प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या समान नहीं थी। ठीक है। अब देखो, केंद्रीय परिषद में अपन ने देखा था क्या, आप बताओ। देखे 1892 के एक्ट में क्या हुआ था? 1892 के एक्ट में ये हुआ था कि जो सदस्य संख्या थी केंद्रीय परिषद की, वो मैक्सिमम कितनी कर दी थी? 16। मैक्सिमम कितनी कर दी थी? 16। और अब इसको मैक्सिमम कितनी कर दी? 60। यानी कि कंसिडरेबली ये इंक्रीज हुई। ठीक है, कर दी गई। जबकि प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या समान नहीं थी। प्रांत थे ना, जो संयुक्त प्रांत था, बंगाल था, और ये मद्रास था और असम था, इन सब में क्या है, ये सदस्यों की संख्या समान नहीं थी। कहीं 30 थी, कहीं 20 कर दी, ऐसे अलग अलग थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अब आएगी। देखो, पर केंद्रीय परिषद के विपरीत प्रांतों में अब गैर का सरकारी सदस्यों का बहुमत हो गया। ये सबसे बड़ी बात थी। देखो, पहले बहुमत हमेशा किसका रहता था? ऑफिशियल्स मेंबर का, यानी कि सरकारी सदस्यों का था। और सरकारी सदस्य पहले कौन होते थे? सारे के सारे कौन होते थे? अंग्रेज। तो उनका बहुमत रहता था। कोई भी विधान पारित करना हो तो उनका बहुमत रहता, तो उनके हिसाब से कानून बनते थे। लेकिन अब देखो क्या हुआ, सेंटर में तो अभी भी क्या था? सेंटर में तो अभी भी सरकारी सदस्यों को बहुमत था, लेकिन इसके ठीक उल्टा क्या था? प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो गया। ठीक है, यानी कि जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको वोट करने का अधिकार था। कोई भी कानून बने तो उस पर वोट करने का अधिकार था, और उसमें बहुमत किसका था? गैर सरकारी। और गैर सरकारी कौन थे? इंडियंस थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये अधिनियम भारतीयों के लिए कुछ हद तक फायदेमंद था। अब चलो देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखो, तीसरा पॉइंट देखते हैं। विधान परिषद की शक्ति में बढ़ोतरी की गई। पहले विधान परिषद में 1892 तक उनको अधिकार भी था, उनको सदस्य भी बना लिया था, लेकिन प्रश्न पूछने के लिए उनको 15 दिन वेट करना पड़ता था। 15 दिन पहले प्रश्न पूछते थे, तब उसका जवाब दिया जाता था, और उस जवाब पर कोई भी दोबारा क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब 1909 के एक्ट में क्या हुआ? विधान परिषद की शक्ति में बढ़ोतरी की गई। पहले सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब ये पूरक प्रश्न आज भी होता है सर, आज भी होता है दोस्तों। पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब होता है कि अभी किसी विधान बनाने के लिए चर्चा चल रही है तो, या उस पर डिबेट हो रही है, तो आप डायरेक्ट उसी टाइम उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको पहले उसके लिए कोई सूचना संसद को देने की या उस टाइम की लेजिस्लेटिव काउंसिल को देने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट उसी समय क्वेश्चन पूछ सकते थे। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1909 के अधिनियम के द्वारा। पहले सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम द्वारा मूल प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी सदस्यों की सार्थकता बढ़ गई, यानी कि अब वो कठपुतली नहीं थे, अब वो प्रश्न भी पूछ सकते थे विदाउट प्री इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो इसका अगला पॉइंट। इस अधिनियम द्वारा देखो, अब इसका सबसे मेन पॉइंट, यहां अंग्रेजों ने गेम खेला था। और ये गेम क्यों खेला था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए। पहले तो 1906 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, फिर 1909 में ये मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्टोरेट बनाया गया। देखो क्या है ये। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया।
अब देखो ये जो बड़े हुए सदस्य थे ना, जो बड़े हुए सदस्य थे ना, उसमें क्या हुआ, मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। और वो कैसे दिया जाता था, प्रांतों में और केंद्र में, किसके अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। और सबसे बड़ी बात, इनको प्रतिनिधि बनाया गया, फिर इनको वोट कौन करते थे, इन प्रतिनिधि को चुनने वाले सिर्फ मुस्लिम ही होते थे। यानी कि पहले तो उनको जनसंख्या के अनुपात में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में प्रतिनिधि बनाया जाता था, किसमें, उनके पॉपुलेशन के रेशियो में। फिर उनको जो चुनता था, इलेक्टोरेट होता था ना उनका, वो कौन होता था, सिर्फ मुस्लिम, मुस्लिम ही उनको वोट कर सकते थे। ठीक है। और इसी कारण लॉर्ड मिंटो को क्या कहा गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, क्योंकि ये मिंटो का ही दिमाग की वजह थी। क्योंकि इसी ने, जब मुस्लिम लीग बनने वाली थी, तो मुस्लिम लीग में जो बनाने वाले मेन मुखिया थे, वो ब्रिटेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलने की जो एडवाइस दी थी ना, वो लॉर्ड मिंटो ने दी थी। और इसका ये प्री प्लान था कि हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को धीमा करने के लिए मुस्लिमों को इनसे अलग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अपना आज का टॉपिक खत्म होता है और इसी के साथ अपने क्वेश्चनों के आंसर शुरू होते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे, तो चलिए उनके आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था सबसे पहला, तो आपको पता है वो कौन था, लॉर्ड स्टैनली। कौन था, लॉर्ड स्टैनली। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था ना, ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, और जो फाइनली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। दूसरा क्वेश्चन था कि भारत का पहला वॉइस रॉय या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या था, तीसरा था कंपनी के शासनकाल में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों को कौन चुनता था, तो कौन चुनता था, हमेशा याद रखना 1858 से पहले गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों को चुनते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिनकी संख्या कितनी होती थी, 24। और यही अपना चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। और अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है। और एक बात और आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली राजस्थान की, आरएस की या अन्य किसी भी राजस्थान की एग्जाम्स की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तैयारी को बूस्टर डोज लग सके। गुड बाय दोस्तों, जय